हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रीट एसएसटी यानी रीट सामाजिक अध्ययन, और रीट सामाजिक अध्ययन के अंदर हमारी चल रही है यूनिट नंबर 11। और यूनिट नंबर 11 का सिलेबस है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, यानी कि टीचिंग मेथड्स को अपने यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको देख रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं संक्षिप्त पाठ योजना के विषय में, माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के विषय में, और विमर्श के विषय में बात करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपकी जो यूनिट नंबर 11 है, इसके सिलेबस के अंदर सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं अपने पढ़ रहे हैं। इसी के अंदर आज हम ये चीज़ें देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ क्रियाकलाप और विमर्श के बारे में भी आज अपने अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 से 8 यूनिट, ये यहाँ तक 8 यूनिट थी आपकी। 8 यूनिट का जो सिलेबस है वो आपका पूरा हो चुका है। 9वीं जो यूनिट है राजस्थान की ज्योग्राफी भी आपकी चल रही है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। तो साथ साथ आप उसका सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपने पीछे के सिलेबस को पूरा नहीं किया है तो आई बटन पर जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पर जाकर के आप पीछे के सिलेबस को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संक्षिप्त पाठ योजना के विषय में। संक्षिप्त पाठ योजना क्या है? ये विस्तृत पाठ योजना का ही संक्षिप्त रूप हुआ करता है दोस्तों। ये किसके लिए होती है? ये प्रारंभिक शिक्षकों के लिए नहीं होती, ये जो अनुभवी शिक्षक या अध्यापक हैं उनके लिए हुआ करती है दोस्तों। संक्षिप्त पाठ योजना में विस्तृत पाठ योजना के जो भी पद हैं उन सभी को शामिल नहीं किया जाता, यानी विस्तृत पाठ योजना के सभी पदों को यहाँ पर लेना जरूरी नहीं होता है। इसमें केवल वे ही पद उपयुक्त होंगे या केवल उन्हीं पदों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ है, यानी जो सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं उन्हीं को शामिल करके जो पाठ योजना है उसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन की संस्थितियाँ और मूल्यांकन है, ऐसी चीज़ों को इसमें जो है शामिल किया जाता है दोस्तों। संक्षिप्त पाठ योजना का प्रारूप क्या हो सकता है? देखिएगा, इसमें इन चीज़ों को शामिल किया जाता है जैसे कि परिचयात्मक सूचना हो गई, शिक्षण के उद्देश्य हो गए, अध्ययन अध्यापन की संस्थितियां हो गई, मूल्यांकन हो गए और गृह कार्य हो गए दोस्तों। इन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है ताकि जो परिस्थितियां हैं उनका आकलन हो सके, क्या किया जाना है उनका आकलन हो सके। लेकिन सारी चीज़ों को इसमें जो विस्तृत पाठ योजना में होती है उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। इसे हम संक्षिप्त पाठ योजना के नाम से जानते हैं दोस्तों। संक्षिप्त पाठ योजना जो है वो अनुभवी शिक्षकों के लिए होती है, प्रारंभिक शिक्षकों के लिए नहीं हुआ करती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा और हम ये देखें कि संक्षिप्त पाठ योजना में कौन से पदों को हमने छोड़ दिया है जो विस्तृत पाठ योजना में थे। यहाँ देखिए पाठोपस्थापन होता है, वो यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा हमने देखो यहाँ पर पुनरावृत्ति को नहीं लिखा है, हमने श्यामपट्ट सार को भी यहाँ पे नहीं लिखा है। ये सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं दोस्तों, और ये संक्षिप्त बना दिया जाता है केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल करते हुए जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। लेकिन इसमें देखिएगा मूल्यांकन को शामिल किया गया है, मूल्यांकन के कुछ आधारभूत प्रश्नों को यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे संक्षिप्त पाठ योजना क्या है। विस्तृत पाठ योजना का ही एक संक्षिप्त रूप होता है जिसे जो अनुभवी अध्यापक है, अनुभवी शिक्षक है, वो निर्माण किया करते हैं, क्योंकि दैनंदिन का ये कार्य है, रोजाना उनको करना होता है। विस्तृत के बजाय ये जो इनके जरूरी और आधारभूत पहलू हैं उनको समेटते हुए एक संक्षिप्त पाठ योजना का निर्माण जो है शिक्षक के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग के विषय में, यानी सूक्ष्म शिक्षण के विषय में दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न आ जाता है और आई होप कि इससे आप सारे लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि जब आपने बीएड की थी या फिर एसटीसी की थी तो सूक्ष्म शिक्षण का सामना हमें करना ही पड़ता है। माइक्रो टीचिंग होती ही है, जो 5 से 10 मिनट के जो आपके लेसन प्लान थे आप उनको याद करके देखिएगा। एक छोटी सी क्लास हुआ करती थी, विशेषतः तो अपने साथी अध्यापकों की ही होती थी। ये विशेषतः छात्राध्यापकों के लिए होती है दोस्तों। 5 से 10 मिनट का जो है कालांश होता है और ऐसा ही एक छोटा सा किसी एक स्किल को लेते हुए लेसन प्लान तैयार किया जाता है।
और स्टूडेंट भी 5-10 होते हैं और 5-10 मिनट का ही ये लेसन प्लान हुआ करता है, जिसमें शिक्षण की बारीकियों का देखिए विकास किया जाता है और कौशलों का विकास करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण किया गया था दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो अध्यापन अभ्यास के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी जब आप टीचर की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस समय ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उस समय इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आधुनिक काल में तो हमारी जो धारणा थी वो पुराने समय के बजाय चेंज हो चुकी है। अब ये माना जाता है कि अध्यापक जो हैं वो जन्मजात नहीं होते, उनको ट्रेंड करके अध्यापक बनाया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है दोस्तों। तो जहाँ जो पुरानी पद्धति थी उसमें छात्राध्यापक जो हुआ करते थे उनको शिक्षण सूत्र बता दिए जाते थे, सिद्धांत बता दिए जाते थे, कौशलों के बारे में बता दिया जाता था केवल, और फिर उन्हें 35-40 मिनट का जो सामान्य पीरियड होता है उसमें छोड़ दिया जाता था, अभ्यास के लिए भेज दिया जाता था। और अब ये माना गया है कि शैक्षिक तकनीकी जो है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है, उसके द्वारा शिक्षक व्यवहार के अंदर सुधार लाना संभव है। वो माइक्रो टीचिंग के द्वारा बखूबी किया जा रहा है, आज इसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी होता है दोस्तों। वर्तमान में इस प्रकार की और भी विधियां हैं, जैसे अभिक्रमित अनुदेशन है, प्रशिक्षण समूह है, अंतःक्रिया विश्लेषण है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसी रूप में हम सूक्ष्म शिक्षण को भी देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि सूक्ष्म शिक्षण का जो आरंभ हुआ है वो कब हुआ था, तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर 1961 के अंदर जो है सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। यहाँ देखिएगा कीथ एचिसन जो कि डब्ल्यू एलिन के पास में शोध कार्य कर रहे थे, उन्होंने समाचार पत्र में एक जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा छोटे वीडियो रिकॉर्डर के आविष्कार के बारे में समाचार को पढ़ा और उन्होंने इस वीडियो टेप का जो प्रयोग है वो शिक्षण कार्य के दौरान किया था दोस्तों। तो क्या हुआ, कीथ एचिसन की अपनी बात कर रहे हैं जो एलिन के पास में ही शोध कार्य कर रहे थे, उन्होंने वीडियो टेप रिकॉर्डर का जो प्रयोग है वो शिक्षण कार्य के दौरान किया था। ये सबसे पहली बात आती है। उसके बाद में 1963 के अंदर 1963 के अंदर ड्वाइड एलन जो थे उन्होंने इस उपागम की विशद व्याख्या करके इसे सूक्ष्म शिक्षण नाम दिया था दोस्तों। इसलिए एलन का नाम आपको विशेषता याद रखना है। 1963 के अंदर उन्होंने इसकी व्याख्या की और इस मेथड को जो है सूक्ष्म शिक्षण का नाम दिया था, जिसका पहले प्रयोग हो चुका था। टीचर्स की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका प्रयोग जो है शिक्षण के दौरान किया गया था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा सूक्ष्म शिक्षण में किया क्या जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक के जो व्यवहार हैं और शैक्षणिक जो क्रियाएं हैं उनको शिक्षण कौशलों के नाम से जाना जाता है। किसका अभ्यास होता है इसमें? शिक्षण कौशलों का विकास होता है। और शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षक के व्यवहार हैं, शैक्षणिक क्रियाएं हैं जिनको इसमें शामिल किया जाता है। शिक्षण कौशलों के अंदर शिक्षक व्यवहार और शैक्षणिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य है छात्र अध्यापक को, ये याद रखिएगा किसके लिए है? छात्र अध्यापक के लिए है, को शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण देना है। शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिए ये किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षण कौशलों का विकास करने के लिए किसमें? छात्राध्यापकों में। जो टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान आते हैं, ट्रेनिंग के दौरान जो छात्राध्यापक हैं उनके अंदर शिक्षण कौशलों का विकास करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण किया गया था, इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें जो शिक्षण कौशल हैं वो शिक्षक के व्यवहार हैं और शैक्षणिक क्रियाएं हैं जिनके बारे में अपने बात कर रहे हैं। और एलन का नाम जो है इसमें विशेषता आता है। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है। एलन की परिभाषा है, ये परिभाषा भी बहुत बार पूछी गई है। सूक्ष्म शिक्षण वह शिक्षण प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? शिक्षण प्रक्रिया ही है जो कक्षा के आकार और समय की दृष्टि से छोटे पैमाने पर आयोजित की जाती है दोस्तों। क्या कहा हमने? सूक्ष्म शिक्षण भी एक शिक्षण प्रक्रिया ही है जो कक्षा के आकार यानी कक्षा का आकार और समय यानी क्लास का आकार भी छोटा होगा और समय भी छोटा होगा, छोटे पैमाने पर आयोजित की जाती है। ऐसी प्रक्रिया को हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन प्रशिक्षण की ट्रेनिंग आ गया यहाँ पर शब्द। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें कक्षा का आकार, शिक्षण कालांश और प्रकरण सभी छोटे होते हैं। यानी
छोटा प्रकरण है, छोटा कालांश है और कक्षा का आकार भी छोटा है दोस्तों, यानी छोटे पैमाने पर किसी एक कौशल को सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम वातावरण के अंदर अध्यापन का एक रूप माना जाता है। ये नेचुरल नहीं होता, तैयार होता है दोस्तों। कृत्रिम वातावरण उसमें बनाया जाता है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम कर देता है और पृष्ठपोषण प्रदान करता है। यानी ये फीडबैक के लिए है दोस्तों कि आप कैसा शिक्षण कार्य करवा रही हैं, लेकिन वास्तविक जो कक्षा है उसके जो जटिल वातावरण है उसको कम करने के लिए एक कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है जिसके अंदर अध्यापन कार्य करवाया जाता है, जिससे शिक्षण की जटिलताएं हैं जो कम हो जाती हैं और जो छात्राध्यापक है उसको पृष्ठपोषण मिलता है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि यानी इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, पाठ का छोटा रूप है, छात्रों की संख्या कम होती है, 5 से 10 जो है छात्रों की संख्या, और शिक्षण प्रकरण का छोटा रूप तैयार किया जाता है। शिक्षण समाप्ति के पश्चात वाद विवाद और आलोचना की जाती है दोस्तों। आप इसको इस तरह से समझिएगा, एक क्लास है जिसमें 5 से 10 तो क्या हो गए, छात्र हो गए। समय की बात करें तो 5 से 10 मिनट का आपका क्लास का पीरियड हो गया, एक छोटा सा प्रकरण हो गया। इन सबको लेते हुए एक क्लास का आयोजन किया जाता है और जैसे ही ये ख़त्म होती है तो जो इसके ऑब्जर्वर हैं वो आपकी आलोचना करते हैं, उसके विषय में वाद विवाद होता है और आपको पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है दोस्तों। आपको याद होगा कि माइक्रो टीचिंग किस प्रकार से होती थी। जब आपने एक किसी भी खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है, उदाहरण कौशल है, दृष्टांत कौशल है, किसी भी कौशल को लेकर के, चाहे वो ब्लैक बोर्ड स्किल है, किसी भी कौशल को लेकर के आपने एक छोटा सा प्रकरण लेकर के एक छोटी सी क्लास को तैयार किया था। जब आप उस क्लास को दे देते हैं तो आपका जो ऑब्जर्वर है, जो टीचर आपको पढ़ाने वाला है, बीएड के अंदर ट्रेनिंग देने वाला है, वो पीछे बैठ करके आपको ऑब्जर्व करता है और जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है तो उसमें फीडबैक मिलता है कि आपकी क्लास किस प्रकार से थी। अगर ओके हो जाता है तो दोबारा क्लास लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई कमी रह जाती है तो आप फिर से आपको लेसन प्लान बनाना होता है, फिर से आप उसी स्किल को लेकर के उसी प्रकार से माइक्रो टीचिंग करवाते हैं, लेसन देते हैं और इस प्रकार से ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि आप उसमें कुशलता प्राप्त नहीं कर लेते, उस टीचिंग स्किल को सीख नहीं जाते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों के विषय में। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण के मूलतः 5 सिद्धांत माने गए हैं। एलन और रियान ने जिन सिद्धांतों को दिया है दोस्तों, कितने माने गए हैं, 5 हैं। कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, वास्तविक अध्यापन है। ये अध्यापन तो कैसा होता है, वास्तविक ही होता है। हालांकि वातावरण जो इसमें है वो कृत्रिम तैयार किया जाता है, लेकिन अध्यापन इसमें वास्तविक होता है। इस प्रणाली में साधारण कक्षा अध्यापन की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है क्योंकि कृत्रिम वातावरण, नियंत्रित वातावरण तैयार कर दिया जाता है दोस्तों। एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य या एक कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक प्रशिक्षण या एक कौशल या एक विशेष कार्य का ही प्रशिक्षण दिया जाता है, एक प्रकार की ही ट्रेनिंग जो है इस समय दी जाती है दोस्तों। चौथा जो है, अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके द्वारा अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जा सकता है। परिणाम संबंधी साधारण ज्ञान और प्रतिपुष्टि के प्रभाव की प्रविधि विकसित की जाती है दोस्तों। क्या कहा हमने कि परिणाम संबंधी जो साधारण ज्ञान है और प्रतिपुष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है उसकी परिधि विकसित की जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों के लिए जब वो ट्रेनिंग कर रही हैं, प्रारंभिक जो उनके अध्यापन शिक्षण है, जब वो टीचिंग स्किल को सीख रही हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं के संबंध में। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसमें कक्षा का आकार जो है वो बहुत ही छोटा होता है। कितना होता है, 5 से 10 विद्यार्थियों के लिए होता है। दूसरी बात, कालांश भी कैसा होता है, छोटा है, 5 से 10 मिनट का। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पाठ योजना का संबंध किसी एक विशिष्ट कौशल से होता है। शिक्षण के जो कौशल है, जैसे कि अभी हमने बात की, चाहे वो व्याख्यान कौशल है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड स्किल है, वो किसी भी स्किल को लेकर के किया जा सकता है। लेकिन एक जो पाठ होगा, एक पाठ योजना होगी, वो किसी एक स्किल को लेकर के होती है दोस्तों। एक समय में केवल एक ही कौशल का विकास किया जा सकता है। कक्षा कक्ष की जटिलताओं को नियंत्रित, क्योंकि ये नियंत्रित वातावरण में होता है, कृत्रिम वातावरण में होता है।
इसमें फीडबैक यानी पृष्ठ पोषण की व्यवस्था होती है, जिससे अध्यापक को शिक्षण में सुधार करने का अवसर मिल जाता है। दोस्तों, पृष्ठ पोषण होता है ताकि हाथों हाथ उसको फीडबैक मिल गई तो वो अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकता है। इसमें पर्यवेक्षक जो है वो ऑब्जर्वर जो है और उसके सहयोगियों का भी सहयोग लिया जाता है। दोस्तों, तो ये इसकी विशेषताएं थी। इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का उपचारात्मक योजना है, यानी इसमें जो है आपके शिक्षण कार्य में सुधार किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है वो एक उपचारात्मक योजना मानी जाती है। दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की प्रोसेस की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शिक्षण योजना का निर्माण करते हैं। छात्राध्यापक का क्या करता है, एक शिक्षण योजना का निर्माण करता है। उसके बाद में जब वो उसको पढ़ा देता है तो उसे प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। उसी प्रतिपुष्टि से अगर संतुष्टि नहीं है, कोई कमी रह गई, तो फिर उसे पुनः पाठ योजना का निर्माण करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है और फिर उसे पुनः शिक्षण कार्य करवाना होता है और उसके बाद में उसे पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। और ये सर्कल चलता रहेगा जब तक वो किसी कौशल को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर लेता है। दोस्तों, मूल रूप से देखिएगा दोस्तों, ये 5 पदक्रम जो है वो माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 हम शिक्षण योजना के रूप में लेते हैं, फिर प्रतिपुष्टि के रूप में लेते हैं, पुनः पाठ नियोजन के रूप में, पुनः शिक्षण के रूप में और पुनः प्रतिपुष्टि के रूप में। देखिएगा दोस्तों, ज्यादा तनाव हमें यहाँ पर नहीं लेना है। एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा, जब आपको क्लास में जाना है तो आपको योजना बनानी पड़ेगी। नंबर 1 पे हम शिक्षण योजना बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे। जब हम उसको टीच करवा देंगे तो हमें दूसरे रूप में क्या मिलेगी, फीडबैक मिलेगी, प्रतिपुष्टि मिलती है। अब प्रतिपुष्टि पॉजिटिव नहीं है, साधारण सी बात है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं तो हम कोई सिद्धहस्त तो है नहीं कि हमने पहली बार किसी स्किल की ट्राई की और वो 100% सही होगी। उसमें किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कमी रहनी स्वाभाविक है। तो फिर उसे दोबारा उस कमी का सुधार करते हुए पाठ योजना को दोबारा बनाना पड़ता है, नई पाठ योजना को, और फिर उसे पुनः जो है दोबारा से शिक्षण कार्य करवाना होगा। फिर उसे दोबारा से फीडबैक मिलता है। यहाँ उसमें इसकी बजाय थोड़ा सुधार हो चुका होता है और फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से सुधार का क्रम चलता रहता है और एक समय आता है जब वो पूरी तरह से किसी कौशल को सीख लेता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, इसी को हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र के रूप में भी देखेंगे। ये जो हमारे पदक्रम थे, सबसे पहले देखिएगा क्या कार्य करवाया गया। सबसे पहले हम शिक्षण कार्य करवाते हैं। दोस्तों, शिक्षण के बाद में क्या मिलेगी, फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि मिली और प्रतिपुष्टि के बाद में क्या होगा, पुनः नियोजन होगा, क्योंकि कमियां रहना स्वाभाविक है। दोस्तों, पहली बार के अंदर पुनः नियोजन के बाद में क्या करना होगा, उसको पुनः शिक्षण कार्य करवाना होगा। जब पुनः शिक्षण कार्य करवाएगा तो उसे पुनः प्रतिपुष्टि भी प्राप्त होगी। क्या कहा, सबसे पहले शिक्षण करवाया तो फिर उसे प्रतिपुष्टि मिल गई। प्रतिपुष्टि में कुछ कमियां थी तो पुनः उसको योजना बनानी पड़ी, फिर पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि मिली और फिर यहाँ पर अगर कोई कमी रह जाती है तो फिर से नियोजन होता है और फिर से शिक्षण कार्य होता है, फिर से नियोजन, फिर से शिक्षण कार्य, और इस प्रकार से ये जो सर्किल है वो चलता रहता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है वो चलता रहता है जब तक आप किसी चीज को सीख नहीं जाते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पूरा चक्र है इसमें कितना समय लगता है, तो ये पूरा जो चक्र है वो 30 मिनट का होता है। दोस्तों, कितने मिनट का होता है, ये पूरा का पूरा चक्र जो है वो 30 मिनट का होता है और प्रत्येक का समय जो है, और प्रत्येक का जो समय है वो 5 मिनट का होता है। प्रत्येक के लिए जो समय मिलता है वो 5 मिनट का होता है। दोस्तों, तो ये चीजें आपको यहाँ पर विशेषता याद रखनी है जो आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों के विषय में। कौन कौन से इसके सोपान होते हैं, यानी कैसे हम इसको देखिए डिजाइन करेंगे। जो प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जो ट्रेनिंग स्कूल जो है, वहां पर संचालन करने के लिए व्यवहारिक रूप से कौन से प्लान बनाए जाते हैं, कौन से सोपान होते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन। उसके बाद में देखिएगा शिक्षण कौशलों पर चर्चा की जाती है। फिर उसके बाद में आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण किया जाता है। हम किसकी बात करें, जो टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में जो प्रोग्राम होता है, ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास के बाद में शिक्षण कौशल जो हमारे हैं उस पर चर्चा की जाएगी। फिर एक अध्यापक के द्वारा जो है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। फिर पाठ निरीक्षण और समालोचना होगी। उसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बनाई जाएगी। फिर शिक्षण सत्र का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद में प्रतिपुष्टि, फिर पुनः योजना, फिर पुनः अध्यापन और फिर
पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है चलता रहता है दोस्तों। इस प्रकार से जो है सूक्ष्म शिक्षण के सोपान चलते हैं। सबसे पहले अभिविन्यास होगा, फिर शिक्षण कौशलों की चर्चा होगी, फिर आदर्श पाठ जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा, फिर पाठ का निरीक्षण और समालोचना होगी, फिर आपकी जो है सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना है वो स्टार्ट हो जाएगी, और फिर शिक्षण सत्र जो है आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप प्रतिपुष्टि होती है, फिर पुनः योजना, फिर पुनः अध्यापन और फिर पुनः प्रतिपुष्टि। और ये जो प्रोसेस है ये आपकी चलती रहती है। कब तक? जब तक आप किसी एक कौशल को पूरी तरह से सीख नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी तक आप ये जान चुके हैं कि ये जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण है, किसी एक कौशल के विकास के लिए इसका आयोजन किया जाता है, और पूरी तरह से जब तक आप इसको सीख नहीं जाते ये प्रक्रिया चलती रहती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता क्या है और इसके लाभ क्या हैं। तो इससे जो होगा वो सभी कौशलों में दक्षता आती है दोस्तों। इस विधि के द्वारा अलग अलग कौशल यानी सभी कौशल के अंदर हमने क्या किया? अभ्यास किया। अब देखिएगा, मान लीजिएगा किसी अध्यापक को पुराने समय में किसी 35-40 मिनट की क्लास में भेज दिया जाता था, तो फिर वो सारे कौशलों का वहाँ पर प्रयोग करता था और सारों का विकास नहीं हो पाता था एक साथ में। तो यहाँ पर अलग अलग कौशल आते हैं, अलग अलग कौशलों का अभ्यास किया जाता है। तो एक प्रकार से ये जो चलता है ये अंश से पूर्ण की ओर चलता है, यानी एक एक स्किल को लेते हुए हम सारी स्किल्स को सीखते हैं। तो इसलिए सभी कौशलों में दक्षता यहाँ से प्राप्त हो जाती है दोस्तों। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज़ है, जो छात्राध्यापक हैं उनको तत्काल ही पृष्ठ पोषण मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, जिससे उन्हें जो है आगे योजना बनाने में सुविधा रहती है दोस्तों। छात्राध्यापकों के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो है वो इसके द्वारा हो पाता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, हम बात करें व्यावसायिक परिपक्वता भी यहाँ से आएगी। जितना अच्छा अध्यापन करवाएगा उतनी ही व्यावसायिक कुशलता उसमें आती है। इसके लिए माइक्रो टीचिंग एक उपयुक्त साधन माना जाता है दोस्तों। शिक्षण कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित, नियंत्रित और प्रभावी विधि जो है हम इसे मान करके चलते हैं। छात्राध्यापक स्वयं अपना मूल्यांकन करने की योग्यता भी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। और सूक्ष्म शिक्षण के अंदर देखिएगा व्यक्तिगत जो विभिन्नता है, क्योंकि किसी के अंदर कौशल किसी प्रकार का है, किसी में किसी प्रकार का है, कोई कम सीखने वाला होता है, किसी में जल्दी विकास हो जाता है किसी कौशल का, क्योंकि किसी में हो सकता है जन्मजात वो चीज़ें हों। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी विशेषतः ध्यान रखा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले टॉपिक के विषय में, जो हमारा टॉपिक है विमर्श। तो विमर्श क्या है? विमर्श एक टेक्निक है, एक विधि है, जिसमें छात्र और अध्यापक किसी मुद्दे पर आपसी वार्तालाप करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या कहा हमने कि विमर्श वह विधि है जिसमें छात्र और अध्यापक किसी मुद्दे पर आपसी वार्तालाप के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र और अध्यापक जो हैं मिलकर के किसी मुद्दे पर वार्तालाप करते हैं और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं दोस्तों। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? इसके उद्देश्यों में हम देखते हैं कि विषय संबंधी ज्ञान देना है, नियमों को बनाना है और जीवनोपयोगी आदर्शों का शिक्षण करवाने के लिए विमर्श किया जाता है। कक्षा कक्ष विमर्श जो है किया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कक्ष विमर्श की बात कर रहे हैं दोस्तों। जब किसी मुद्दे पर, किसी समस्या या किसी वार्तालाप पर किसी निष्कर्ष के अंदर हम पहुंचते हैं तो उसे हम विमर्श कहते हैं। इसमें विषय संबंधी ज्ञान प्रदान करना, नियमों को बनाना और जीवनोपयोगी आदर्शों का शिक्षण करवाना इसका उद्देश्य होता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं विमर्श कितने प्रकार का हो सकता है। पहला आता है फोरम। ये फोरम क्या होती है? इसमें किसी विषय पर विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करते हैं। क्या कहा हमने? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी सब्जेक्ट के ऊपर विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करते हैं और सुनने वाले छात्र बाद में उस पर प्रश्नोत्तर करते हैं। दूसरा जो है भाषण होता है। भाषण में क्या होगा? इसमें विषय अध्यापक किसी ज्वलंत मुद्दे पर, यानी हॉट टॉपिक जो है, इस समय का करंट इशू जो है, उसके ऊपर देखिएगा बात करते हैं और उससे संबंधित प्रस्तावना को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में छात्र और अध्यापक जो है वो उस पर विचार विमर्श करते हैं। किसी करंट इशू से ये रिलेटेड है जो इस समय ट्रेंडिंग में है, उसकी बात हमें यहाँ पर करनी होती है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं संसदीय वार्तालाप। नाम से स्पष्ट है, संसद में जो होता है वो सारा कुछ यहाँ होगा। ये एक सामूहिक प्रक्रिया होती है, समूह प्रक्रिया होती है, जिसके कुछ नियम होते हैं। उनके अनुसार प्रस्ताव होता है, अनुमोदन होता है और मत विभाजन की क्रिया जारी रहती है। छात्र संसद इसी का एक रूप माना जाता है दोस्तों। आगे हम बात करें गोलमेज सम्मेलन। आपने नाम सुना होगा। यहाँ हम गोलमेज वार्तालाप की बात कर रहे होंगे।
इसमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है, सदस्य सीमित होते हैं, यानी एक गोल मेज के गिर्द जितने सदस्य सुविधापूर्वक बैठ सकते हों उतने ही सदस्य यहाँ पर बैठ करके विमर्श किया करते हैं, तो उसे गोल मेज वार्तालाप बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं इस विमर्श के लाभ क्या हैं। इस विमर्श के लाभ ये हैं कि सहयोग पूर्वक कार्य करने की विधा का विकास हो जाएगा। दूसरा, बच्चों के अंदर निर्णय क्षमता आती है, विनयशीलता आती है और आत्मविश्वास का विकास होता है। तीसरी बात, इसमें शिक्षक जो है छात्रों की बुद्धि परीक्षा कर सकता है, मौखिक कौशल ले सकता है, नेतृत्व क्षमता है, ऐसे गुणों की परीक्षा वो कर सकता है। तो ये विमर्श के लाभ हैं दोस्तों। इसके बाद में इसके दोष भी हैं। दोष क्या हैं कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके कारण जो है बाकी चीज़ें रह जाती हैं। समयबद्ध भी है, यानी इसमें समय निश्चित होता है, इसलिए विमर्श जो है अधूरा रह जाता है। हम पूरी तरह से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, सभी लोगों के विचार भी नहीं आ पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक, जिसमें हमने संक्षिप्त पाठ योजना को देखा, सूक्ष्म शिक्षण को देखा और विमर्श को देखा। दोस्तों अगली क्लास में हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं जो भी आती हैं उनके विषय में अपने को बात करना है। टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से काफ़ी फ्री टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। अगर कोई पेड है तो वो बहुत ही नाम मात्र का, यानी 10-15 रुपये में आपको मिल जाएगा और आगे भी आपको नए टेस्ट मिलते रहेंगे जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जाएगी दोस्तों। और हमेशा की तरह इस क्लास की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलती ही है। इसके अलावा आप इसे जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है atulyaryas.in, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको क्लास आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा जो टॉपिक है आपको पूरा सब्जेक्ट केवल यहीं करवाया जा रहा है, बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस करवाया जा रहा है और बिल्कुल पूरा करवाया जाएगा दोस्तों। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि क्लास आते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।